हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा विकल्प है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा विकल्प है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और चौथा विकल्प है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो विकल्पों से पता करते हैं कि कौन सा उत्तर हो सकता है। चौथा विकल्प है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, तो ये गलत है क्योंकि अधिकारवादी परिवेश रहेगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तीसरा विकल्प देखते हैं कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी गलत है। दूसरा विकल्प है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। अब कक्षा कक्ष का वातावरण है तो उसमें माता पिता का कोई कार्य नहीं है, वे विकल्प भी गलत है। पहला विकल्प है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये विकल्प सही है। तो संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश सबसे अधिक उपयुक्त है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? पहला विकल्प है खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा विकल्प है परियोजना, तीसरा विकल्प है अवलोकन और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है पूछा गया है, तो डी विकल्प सही होगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, दूसरा विकल्प है समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना और चौथा विकल्प है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला विकल्प है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, दूसरा विकल्प है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तीसरा विकल्प है बच्चे को स्वीकार करना और चौथा विकल्प है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो सही नहीं है पूछा गया है, तो इसमें बी विकल्प होगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पहला विकल्प है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, दूसरा विकल्प है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तीसरा विकल्प है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए और चौथा विकल्प है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के काम सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं, लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो उल्टा लिखते हैं, विपरीत लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं जैसे दर्पण में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार का जो लक्षण है वह क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। पहला विकल्प है अधिगम में असुविधा के, दूसरा विकल्प है अधिगम में अशक्तता के, तीसरा विकल्प है अधिगम में कठिनाई के और चौथा विकल्प है अधिगम में समस्या के। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, अगर बच्चे इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो वे अधिगम में अशक्तता के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है,
शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला विकल्प है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। तीसरा विकल्प है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। और चौथा विकल्प है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? पहला विकल्प है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। दूसरा विकल्प है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। तीसरा विकल्प है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। और चौथा विकल्प है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो प्रतिभाशीलता का संयोजन पूछा गया है, डी विकल्प सही होगा। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला विकल्प है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा विकल्प है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा विकल्प है ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। और चौथा विकल्प है ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला विकल्प है अनुकूलन चिंतन। दूसरा विकल्प है स्मृति आधारित चिंतन। तीसरा विकल्प है अपसारी चिंतन। और चौथा विकल्प है अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वह संबंधित है अपसारी चिंतन से। सी विकल्प सही है। इसमें क्या है कि व्यक्ति को अपनी ओर से विचार देने होते हैं, कुछ तथ्य दिए जाते हैं और विचारों को अपनी तरफ से प्रदर्शित यानी कि अपने विचारों को प्रदर्शित करना होता है। तो इसलिए इसमें सी विकल्प सही होगा अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला विकल्प है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा विकल्प है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय स्तर के अनुकूल नहीं है। तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और चौथा विकल्प है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए पूछा गया है। तो सी विकल्प सही होगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? नहीं को ध्यान रखिएगा, नहीं वाले में अक्सर प्रश्न का उत्तर गलत टिक हो जाता है, लेकिन नहीं को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि नहीं पूछा गया है। तो पहला विकल्प है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। दूसरा विकल्प है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। तीसरा विकल्प है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। और चौथा विकल्प है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति यह बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है
बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। पहला विकल्प है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा विकल्प है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। तीसरा विकल्प है उनके अंकों में सुधार करना। और चौथा विकल्प है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है, क्योंकि बच्चे जो है भयभीत हो जाते हैं और उनके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करता है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। पहला विकल्प है भाई बहन एवं अध्यापक। दूसरा विकल्प है अध्यापक एवं साथी। तीसरा विकल्प है साथी एवं माता पिता। और चौथा विकल्प है माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में पूछा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान, तो डी विकल्प सही होगा, माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। पहला विकल्प है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। दूसरा विकल्प है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। तीसरा विकल्प है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। और चौथा विकल्प है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प है 11 से 18 वर्ष। दूसरा विकल्प है 18 से 24 वर्ष। तीसरा विकल्प है जन्म से 6 वर्ष। और चौथा विकल्प है 9 से 12 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी पूछी गई है, तो वह 9 से 12 वर्ष होती है। डी विकल्प सही है। याद रखिएगा इसको कि परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी की आयु है 9 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। पहला विकल्प है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। दूसरा विकल्प है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। तीसरा विकल्प है सतत तथा असतत अधिगम। और चौथा विकल्प है प्रकृत तथा पालन पोषणवाद विवाद। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, प्रकृत एवं पालन पोषणवाद विवाद। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अध्यापका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। पहला विकल्प है पार्श्वकरण। दूसरा है पूर्व क्रियात्मक चिंतन। तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और चौथा है सहारा देना। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, सहारा देना, क्योंकि पुष्पा अपने आप समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती है, लेकिन अगर उसे किसी मार्गदर्शन की उपस्थिति में वह ऐसा कर सकती है तो इसे इस मार्गदर्शन को सहारा देना कहते हैं। डी विकल्प सही होगा। अध्यापका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापका पहला विकल्प है एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। दूसरा विकल्प है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। तीसरा विकल्प है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। और चौथा विकल्प है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, क्योंकि सभाध्यक्ष सामान्य शब्द है। यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, पर सभापति सिर्फ पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वे सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष का प्रयोग कर रही हैं।
और एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? पहला विकल्प है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। दूसरा विकल्प है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। तीसरा विकल्प है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना। और चौथा विकल्प है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। आज 30 प्रश्न लिए हैं। पिछले वीडियो में 20-20 प्रश्न लिए थे, पर आज पूरे 30 प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है वह है स्तर 1। इसे पूर्ण परंपरागत स्तर कहते हैं। सी विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला विकल्प है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। दूसरा विकल्प है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा विकल्प है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और चौथा विकल्प है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प सही होगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? पहला विकल्प है ग्रेड एवं अंकों के लिए। दूसरा विकल्प है जांच परीक्षण के लिए। तीसरा विकल्प है प्रेरणा के लिए। और चौथा विकल्प है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में आकलन आवश्यक है प्रेरणा के लिए। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है समायोजन। दूसरा विकल्प है साम्य धारण। तीसरा विकल्प है आत्मसातकरण। और चौथा विकल्प है संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। पहला विकल्प है वैयक्तिक भिन्नता से। दूसरा है बुद्धि के सिद्धांतों से। तीसरा है वंशानुक्रम से। और चौथा है पर्यावरण से। तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? पहला विकल्प है समावेशी शिक्षा। दूसरा विकल्प है विशेष शिक्षा। तीसरा विकल्प है एकीकृत शिक्षा। और चौथा विकल्प है अपवर्जक शिक्षा। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी का अर्थ ही है कि सभी को समान रूप से एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना, इसलिए ए विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। पहला विकल्प है संवेगात्मक विकास से। दूसरा है सामाजिक विकास से। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास से। और चौथा है शारीरिक विकास से। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, संवेगात्मक विकास से। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? पहला विकल्प है डिस्ग्राफिया। दूसरा विकल्प है डिस्प्रैक्सिया।
तीसरा विकल्प है डिसकैलकुलिया और चौथा विकल्प है डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित लक्षण पूछा गया है, लिखने की योग्यता में कमी का लक्षण तो डिस्ग्राफिया है, ए विकल्प सही होगा। अब ये 3 लिखे हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। डिस्प्रैक्सिया है समन्वय विकार, डिस्कैलकुलिया है गणना विकार और डिसलेक्सिया है पठन विकार। तो चारों के बारे में बता दिया, इन चारों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पहला विकल्प है भाषा, दूसरा विकल्प है सामाजिक अनुभव, तीसरा विकल्प है परिपक्वन और चौथा विकल्प है क्रियाकलाप। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? नहीं को फिर से ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है पर्यावरण का पुनर्निर्माण, दूसरा विकल्प है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, तीसरा विकल्प है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और चौथा विकल्प है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यानी जो है वह त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, बी विकल्प सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।